आपके गली मोहल्ले कस्बे या फिर आपके क्लासरूम में थोड़ा मटक के चलता था, थोड़ा लचक के चलता था, थोड़ा उसकी अदाएं लड़कियों जैसी थी, कभी वो नेल पॉलिश भी लगा के क्लासरूम में आपको दिखता था, वो बच्चा मैं थी। कई बार मैं वॉशरूम्स में बंद होने के बाद वॉशरूम्स को बस इसी चीज़ का इंतज़ार करती कि कोई आके खोलेगा तो मैं क्लासरूम तक जाऊंगी। जब तक मुझे नहीं पता था मेरे बारे में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं खुद ब खुद एक लड़की बन जाऊंगी। उन्होंने मेरे को कल भी बहुत गंदे शब्दों के साथ ये बोला कि जा रही है काम पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल लाइक रद्दी है हमारे लिए। हम ऐसे हमारे सामने आए, हम ऐसे कागज फाड़ कर ऐसे फेंक। गवर्नमेंट का जो कोई भी कार्ड होता है उनको मिलने में आसानी होती है, आसानी से मिल जाता है या कुछ दिक्कतें आती हैं? नीचे क्या है, क्या तुम जब करोगे तो कैसे करोगे? हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं और हम ऐसे कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर एक ट्रांसजेंडर है तो आप फीमेल डब्बे में भी नहीं बैठ सकते और मेल डब्बे में भी क्यों आ रहे हैं? ही वॉज सो टैलेंटेड और उसने 15वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी बिकॉज ऑफ हिज टीचर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर हैं, डांसर है और एक बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयत खान जी की। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं आयत खान से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल मस्त और एज ऑलवेज प्रिटी। वो तो आप हो ही। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अपने बारे में कब पता चला कि आप एक गलत बॉडी में हैं, और जब आपको आपके बारे में एहसास हुआ उस टाइम पे आपके विचार क्या थे और क्या एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ रहा था? आप उस बच्चे को तो जानते हैं जो आपके गली मोहल्ले कस्बे या फिर आपके क्लासरूम में थोड़ा मटक के चलता था, थोड़ा लचक के चलता था, थोड़ा उसकी अदाएं लड़कियों जैसी थी, कभी वो नेल पॉलिश भी लगा के क्लासरूम में आपको दिखता था, वो बच्चा मैं थी। मैं वो बच्चा थी जो लोगों से डरती थी, लोगों से सहम जाती थी जब लोग मुझे छक्का, मीठा, हिजड़ा, मामू और कई ऐसे नामों से पुकारते थे जिनका नाम लेके भी मैं कहीं ना कहीं सहम जाती हूँ आज भी। कई बार मुझे वॉशरूम्स में बंद कर दिया गया, कई बार मैं वॉशरूम्स में बंद होने के बाद वॉशरूम्स को बस इसी चीज का इंतजार करती कि कोई आके खोलेगा तो मैं क्लासरूम तक जाऊंगी। मैं वो बच्ची थी जो सब कुछ सहन कर रही थी पर किससे बोल नहीं पा रही थी। मैं वो बच्ची थी कि जो माँ बाप से कुछ कहना तो चाहती थी बट वो डर जाती थी कि माँ बाप को क्या लगेगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैं डर जाती थी, मैं रोती थी, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मैं कई बार इतना रोती थी कि मेरे सिराने में तकिए होते थे वो भी गीले हो जाते थे। सो मैं वो बच्ची थी कि जिसको माँ की साड़ी का पल्लू ओढ़ के, नेल पॉलिश लगा के, माँ की चूड़ियाँ पहन के, हील पहन के खुशी मिलती थी। जो कभी शीशे के आगे अगर खड़ी होती थी तो उस साड़ी के साथ, उस दुपट्टे के साथ उसे लगता था कि वो अपने आप को, जो चीज़ अंदर से महसूस कर रही है वो अपने आप को एक शीशे में देख पा रही है। मैं वो बच्ची थी कि जो कभी-कभी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सुन के सहम जाती थी, रोती थी और बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि क्या होगा अब? जो मैं चीज़ सोच रही हूँ क्या वो आगे मुझे मिलेगा? मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार ठीक है, मैं अभी सब ऐसा चला है, जब तक मुझे नहीं पता था मेरे बारे में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं खुद ब खुद एक लड़की बन जाऊँगी। पर वो सही सोचना नहीं था मेरा। मैं जो सोच रही थी, वो खुद से नहीं होना था, उसमें मुझे खुद से चेंजेस लाने थे, मुझे वो करना था। जब मैं क्लास 11th में पहुँची तब मुझे पता चला कि मेरे जैसे भी बच्चे, वरना मुझे 10th 9th क्लास तक ऐसा लगता था कि मैं एक लौती ऐसी बच्ची हूँ जो जिसको ये सारी चीज़ें पसंद है, जो चलता है तो थोड़ा लचकता है, बोलता है तो थोड़ी उसके बोलने में मिठास है। वो कभी नाखून पॉलिश के साथ अपने
क्लास में चला जाता है, कभी हिचकिचाता है, कभी घबराता है, बट वही उसकी असलियत थी। सो जब मैं 11th क्लास में पहुंची और मैंने वहाँ पे अपने जैसे बच्चे देखे, तो मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, मुझे मेरा ट्रांजिशन करना पड़ेगा। एंड आई नेवर फेल्ट लाइक अ मैन, आई नेवर फेल्ट लाइक अ बॉय, आई नेवर फेल्ट लाइक अ मर्द, मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया। अंदर से जो औरत मेरे अंदर थी, म मुझे कहीं न कहीं लगता था कि यार ठीक है, ऐज के साथ शायद मेरे हाथों में बाल आना बंद हो जाएँगे, शायद जो जो मेरी दाढ़ी या मेरी मूंछ आ रही है, वो अपने आप गायब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं था। जब मैं क्लास 11th में आई तो मैंने इसके बारे में स्टडी करी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा। न्यूज़पेपर्स में भी हमारे बारे में छप रहा था कि आज इस बच्चे ने ऐसे सुसाइड कर लिया, आज। और मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, मैंने उन लोगों से पूछा जिन लोगों से मैं क्लास 11th पे मिली, जो मेरी तरह दिख रहे थे, थोड़ा लचक रहे थे, थोड़ा मचक रहे थे और जिनको डांस करना पसंद था। तो मुझे पता चला कि नहीं आयत, अब मुझे इस चीज़ को बदलना होगा, ये खुद नहीं बदलेगा। सो उसके बाद क्लास 11th में मैं पहुँची, मैंने अपने जैसे बच्चे देखे, थोड़ी स्टडी करी, सीखा, जाना, सोशल मीडिया से पढ़ा। उसके बाद अहमदाबाद में मैं सो एज़ यू नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो अपने काम के सिलसिले में मैं अहमदाबाद गई हुई थी और वहाँ पे प्राइड परेड वो हो रहा था, आयोजित किया जा रहा था। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं काम से फ्री हुई एंड मेरा एक फ्रेंड था, ही इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, नाउ ही इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, ही इज़ बिग मेकअप आर्टिस्ट नाउ। तो हैरी ने मुझे बोला कि हेलो आये, सॉरी, आई मीन मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती हूँ अभी, बिकॉज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक। सो उसने मुझे कॉल करा कि ऐसी-ऐसी बात है, अहमदाबाद में प्राइड परेड अटेंड हो रही है। मैं आ रहा हूँ, तू चलेगी क्या? वो मुझे उस टाइम भी उस तरीके से ट्रीट कर रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करता था, वो मुझे प्यार करता था। सो उसने बोला कि बहन देख, तू चलेगी तो मैं भी आ जाता हूँ और हम दोनों साथ में चलेंगे। देन आई सेड कि आई डोंट हैव क्लोथ्स, मैं क्या पहन के जाऊँगी? सो वो अहमदाबाद के प्राइड में मैंने क्रॉप टॉप, अगर हम इधर फोटोज़ लगा सकते हैं तो मैं ये वो वाली फोटोज़ है, आप लोग देख सकते हैं। सो मैंने बैनर पकड़ रखा था और मतलब मैंने क्रॉप टॉप पहना, नीचे व्हाइट पैंट, ब्लैक क्रॉप टॉप एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मैंने उससे पहले भी दिल्ली के प्राइड्स अटेंड किए हैं, बट उस जो प्राइड में जो मैंने वो प्राइड अटेंड किया तो उसमें मेरे को एक अलग खुशी थी। शायद वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। कहीं न कहीं वो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सो उसके बाद मैंने एक बैनर पकड़ रखा था, दिस बैनर, इस बैनर पे लिखा है कि कोई बनेगा मेरी माँ का दामाद। मतलब मैं एक लड़का दिख रही हूँ। मैं अंदर से तो फ़ील कर रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए मैंने वो बैनर पकड़ा है जिस पे लिखा है कोई बनेगा क्या मेरी माँ का दामाद। बट लोगों के सामने मैं एक लड़का दिख रही हूँ और मेरे हाथ में वो बैनर है। और मैंने मतलब आई एम नॉट लाइक दैट टाइम आई वाज़ नॉट लाइक सोशल मीडिया पर्सन, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे ऐसे कोई स्टोरीज़ स्टेटस नहीं लगाती थी। बट आई डोंट नो, मैंने आपको बोला ना कि शायद वो मेरी शुरुआत थी। मैंने वो फ़ोटो क्लिक करवाई और मैंने ऐसे फ़ोटोज़ अपने स्टेटस पे लगा दिया और मैं सो गई। सुबह मेरे पास मम्मा का कॉल आया कि तू अहमदाबाद क्या करने गया है? नो सॉरी, रात को ही मेरे पास मम्मा का कॉल आया, या आई रिमेंबर दैट डे। सो रात को मम्मा का कॉल आया कि तू अहमदाबाद क्या करने गया है? मैंने बोला मम्मा मैं काम पे आया हूँ एंड माय मॉम वाज़ लाइक अच्छा ठीक है, मैं सुबह बात करती हूँ। और माय मॉम नेवर सेड लाइक दिस कि ठीक है मैं बात करती हूँ बाद में। एंड आई वाज़ लाइक क्या हुआ? मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह मेरी फ्लाइट थी और मुझे दाल-चावल बहुत पसंद है। सो मम्मा ने मुझसे कॉल पे पूछा कि सॉरी, मम्मा को पता था कि मेरे को दाल-चावल बहुत पसंद है, तो मम्मा ने मेरे लिए दाल-चावल बना रखे थे। मैं फ्लाइट लेके दिल्ली आई, उस दिन संडे का दिन था। पापा भी घर पे थे, भाई भी घर पे थे, सब लोग घर पे थे। और जब वो सिनेरियो चल रहा था तो एक फ़िल्मी सीन होता है ना कि मेरे हाथ में एक कटोरा है और मैं दाल-चावल एक-एक बाइट खा रही हूँ और मेरी मेरी मम्मा मेरे सामने, और मेरी मम्मा ने मेरे से सवाल किया एंड माय मम्मा आस्क्ड मी कि तू अहमदाबाद क्या करने गया था? एंड आई वाज़ लाइक कि मम्मा मैं अहमदाबाद काम के सिलसिले में गया हुआ था। एंड माय मॉम इज़ नॉट एजुकेटेड बट शी इज़ वेरी एजुकेटेड। सो मेरी मम्मा ने एक इस वे में बोला कि मतलब मम्मा ने उस चीज़ को पूछने की कोशिश की। मम्मा वाज़ सेड कि क्या बोलते हैं कि तू हिजड़ों के साथ क्या कर रहा था? एंड आई वाज़ लाइक मम्मा आपने ये क्या बोला?
मतलब मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बट मेरे माइंड में ये आया कि मम्मा आपने ये क्या बोला? देन मम्मा ने मेरे को बताया कि भाई ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है और तू वहाँ क्या कर रहा था? एंड आई वाज़ लाइक कि मम्मा, फिर मैंने मैं मम्मा को बहुत तेज़ पकड़ के रोने लगी और यू नो दैट वाज़ द डे जब मेरी मम्मा को मैंने बताया कि मम्मा यही रियलिटी है और जिस तरीके से आपने उन बच्चों को वहाँ देखा, उनमें से ही मैं हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती। और मैंने मम्मा को इतनी तेज़ पकड़ा कि मम्मा ने मुझे बाद में बताया कि मैंने लाइफ़ में अपने बच्चे को आज तक ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। मैंने उनको बहुत टाइट पकड़ा और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरा मतलब मैंने जब उनको जवाब दिया तो मेरी मम्मा का बस एक ही रिप्लाई था कि आज से पहले तू मेरा बेटा था, आज के बाद तू मेरी बेटी है। और उस दिन मैंने आयत को देख लिया था। मैंने फिर कभी पलट के उसको नहीं देखा जो मैं पहले थी। और मेरा मतलब मम्मा ने मेरे को जवाब दिया और मेरा सवाल था मम्मा पापा। तो मम्मा ने बोला कि तू अपनी ज़िंदगी तेरे को जैसे जीनी है तू जी, तू अब आज़ाद है, पापा और सबको मैं सँभाल लूँगी। सो ये था मेरी जर्नी जिस तरह से मैंने अपने घर पे बताया एंड टच वुड कि मेरे को इतना कुछ फेस करने को नहीं मिला विद माय फैमिली। और स्कूल्स में, कॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस की एक आम ट्रांस विमेन या एक आम ट्रांस मैन की तरह या एक आम मेरे गे भाई की तरह या फिर एक लेस्बियन बहन की तरह मैंने भी वो चीज़ें फेस की, बट फैमिली के साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और या उसके बाद सब नॉर्मल रहा, बट पापा थोड़े से बीमार पड़ गए थे और उस मोमेंट पे मेरे लिए ये था कि अगर पापा बीमार पड़े हैं तो मैं खुश हो जाऊं या फिर कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया या फिर मैं इस चीज़ का शोक मनाऊं कि यार पापा मेरे वजह से बीमार पड़ गए। सो कुछ टाइम बाद पापा ठीक हो गए, बट मैंने उस टाइम पे अपनी खुशी ही कायम रखी और पापा ठीक हो गए। और अभी भी जब मैं कहीं जाती हूँ तो पापा मुझे सामने से कॉल करके पूछते हैं। इवन मम्मा और पापा साथ में मेरे को वीडियो कॉल करते हैं कि तू कहाँ है, तू पहुँच गई। तो मैं जीत गई हूँ गाइस, मैंने जीत हासिल कर ली है। अ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मतलब आपकी मम्मा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन सबसे एजुकेटेड वही थी, वही क्योंकि थी। सबसे पहले आपकी मम्मा ने ही आपको अपनाया था। और इस मामले में आप बहुत लकी भी हैं, क्योंकि हर बच्चा इतना लकी नहीं होता नहीं है होता कि है। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट दे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपकी मम्मा को कि आपने उन्होंने आपका इतना सपोर्ट दिया। और अगला सवाल जो है मेरा वो आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि आपके पापा भी बीमार पड़ गए थे जब आपके फादर को आपके बारे में पता चली थी, आपकी आइडेंटिटी के बारे में। तो उस टाइम पे आपके पापा ने क्या रिएक्ट किया था? और जब आपके बारे में ये बात पता चली थी कि मेरा बच्चा एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, और फिर उसके बाद आज देखा जाए तो सबसे क्लोज आप अपने पापा के पापा के ही हैं। हैं और और एग्ज़ैक्टली क्या मोमेंट था वो? सो पापा बीमार पड़ गए, बट पापा कहीं ना कहीं मुझे लग रहे थे कि पापा कि पापा चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। पापा ने मुझे रिप्लाई किया कि बेटा तुम अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक, मैंने रिप्लाई किया एंड आई वाज लाइक पापा ये क्या बात हुई? पापा ने बोला कि तुम ऐसा फील कर रहे हो। फिर मैंने पापा को बैठ के समझाया कि पापा, दिस इज नॉट फीलिंग, दिस इज नॉट क्लोथ कि ये वाला मेरे को पसंद आ रहा है तो मैं पहन लेती हूँ, फिर मैं इसको रिमूव करके वो वाला पहन लूंगी। ये वो चीज नहीं है। जो चीज मैं अंदर से फील कर रही हूँ, जो चीज मैं अंदर से हूँ, वो मैं बाहर से नहीं दिख पा रही हूँ पापा। सो मेरे लिए ऐसा था कि अगर जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ये पौधा कभी पेड़ बनेगा और कोई लकड़हारा आया और उसने इस पौधे को ही काट दिया, तो ये पौधा अब कहाँ बढ़ सकता है, कहाँ ये पेड़ बन सकता है? तो मेरे पापा के लिए भी वही था कि मेरा बेटा आगे वंश चलाएगा, बट उसने एकदम से एक अलग ही मोड़ ले लिया। कि मेरे पापा सोचे थे कि मेरा बेटा लेफ्ट जाके राइट जाके करियर संभालेगा, बट मैं लेफ्ट चली गई। तो उनके लिए एक मोमेंट था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनको वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, मुझे याद है वो दिन। बट मैंने पापा को समझाया और फाइनली पापा भी इस चीज़ को मान गए कि दिस इज़ नॉट फीलिंग, दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई कपड़ा पहन लिया और उतार के हमने दूसरा कपड़ा पहन लिया। सो ये ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर पापा ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और
आज मम्मा और पापा सेम मुझे लाइक ऐसे पूछते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं कि कहाँ हो, दिखाओ। अभी भी आपने देखा ना कि हम वीडियो कॉल पे थे। सो ऐसा कुछ था यार। मतलब बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के तो हम बच्चे हैं, तो वो किसी भी हाल हाल में में हमें हमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट, कर लेते यही हैं। चीज़ लेकिन बात करें हम समाज और रिश्तेदारों की, यही। तो जब उनके सामने आपकी पहचान आई, तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया उस टाइम पे? एंड आई मीन मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ जो मुझे ऐसा परिवार, ऐसा आई मीन नॉट परिवार, मुझे ऐसा पूरा मेरा खानदान ऐसा मिला कि जहाँ मेरे चाचू ने, जिनकी उनकी 2 डॉटर्स है और 2 आई मीन 1 सन है उनका। सो जब भी मैं उनके घर जाती थी तो वो मेरे को एक लड़के की तरह ट्रीट करते थे, बट कहीं न कहीं उनको पता था कि आगे चल के मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो मेरे चाचू ने और मेरी चाची ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ही मेरे मतलब जब ऐसा कुछ हुआ, पापा बीमार पड़ गए, तो मम्मा ने बताया कि पापा बीमार हैं और रीज़न ये है कि इस तरीके से बीमार पड़े हैं कि आयत ने ऐसा कुछ सोच आई मीन उनके माइंड में यही था कि मैं सोच रही हूँ। तो चाचू ने बताया कि हमें तो पहले से ही पता था कि आयत के साथ ऐसा कुछ होना है और वो करेगी ऐसा कुछ, और मुझे पता है शी इज़ वेरी टैलेंटेड। मेरे चाचू ने रिप्लाई दिया, तो मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा वो नहीं रहा विद माय यू नो आई मीन चाचू एंड माय ऑल आई मीन खानदान वाले लोग, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग बहुत चिल थे। बट समाज में या मैंने आपको बताया जैसे कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहीं पे मैं पहले भी रहती थी व्हेन आई वाज लुक लाइक बॉय। सो वहाँ ही मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया कि मतलब मैं चार आई मीन नॉट 4 दिन पहले, लाइक कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की की तरह निकल रही हूँ और उसके बाद मैं एकदम से मेरे में चेंजेस आ गए और मेरे बाल बड़े हो गए। उसमें थोड़ा टाइम लगा, नॉट 4 दिन, बट उसमें थोड़ा टाइम लगा। बट लोगों के नज़रिए में ये था कि यार ये तो एक लड़का था, अब ये एक लड़की की तरह कैसे दिख सकता है। सो उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। बट कि धीरे-धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरे बोलने में वो मिठास थी, मेरे चलने में वो लचक थी। मैं जब लोगों के सामने प्रेज़ेंट होती थी तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता था। उन लोगों को मैं ऐसे लहरा के, ऐसे मचक के बात करती थी, उनको लगता ही नहीं था। उनको बस मैं दिखने में लड़का लगती थी। सो आमने-सामने वाले लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। बट आई टोल्ड यू दैट गाय जिनकी शॉप है वो मेरे को आज भी हर दिन, जब मैं कल मेरी एक फ्रेंड एरिका के घर जा रही थी, उन्होंने मेरे को कल भी बहुत गंदे शब्दों के साथ ये बोला कि जा रही है काम पे। एंड आई वाज लाइक, मैंने बस इग्नोर किया क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप पत्थर को कीचड़ पे मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा। तो उससे बेटर है कि पत्थर को कीचड़ पे मारो ही मत। यानी कि मैं उनको बस इग्नोर करी क्योंकि अगर मैं उसको पलट के जवाब दूँगी तो बातें बढ़ेगी। तो इसलिए बस मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। और आस-पड़ोस के लोग भी थोड़े नॉर्मल ही हैं, मेरे साइड के लोग तो नॉर्मल हैं। और जो मेरे और लोग, मेरे परिवार वाले और भी जो मेरे और फैमिली वाले लोग हैं, उन लोग ने भी मेरे को बहुत ईज़िली और अब जब मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ और मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अब वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वीडियो कॉल पे बात कर। जब मैं इंस्टा पे लाइव आती हूँ तो वो लोग मेरी लाइव देखते हैं। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब बच्चा खुद के पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो सामने वाला भी ये सोचता है कि हमें उसको अब अच्छी नज़रिए से देखना है। सो ऐसा रहा कुछ कि मतलब मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। एंड थैंक्स टू माय चाचू एंड चाची, आई मीन माय छोटी मम्मा, शी इज़ लाइक फॉर मी, दे बोथ आर गॉड। दे बोथ आर गॉड एंड गॉडेस। थैंक यू सो मतलब मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे परिवार ने ही आपका बहुत सहयोग बहुत किया साथ है। दिया। तो जैसे आपने बात की थी उन अंकल की, जो शॉपकीपर थे और आपको ट्रोल करते थे, और फिर आपने बात किया इंस्टाग्राम की भी कि आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर अब बन चुकी हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद भी ऐसी चीज़ रह जाती हैं जहाँ लोग आपको कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। कहीं वो भी नहीं छोड़। कीप शॉपर की बात नहीं थी। मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई वीडियो डालते होंगे तो ट्रोलर्स आपको वहाँ पे भी ट्रोल करेंगे। यू आर राइट। तो क्या कभी मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये बंद कर देना चाहिए, या सुसाइडल थॉट्स कभी जीवन में आपके आए? क्या ऐसा लगा कि क्या ही कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं हमें? तो कैसा
रहता है, मतलब जब ट्रोलर्स आपको ट्रोलिंग करते हैं? सो यू नो क्या होता है बेसिकली, हम जो आई मीन एज अ ट्रांस विमेन में बोलना चाहूँ, या फिर कोई ट्रांस मैन, या फिर कोई मेरा भाई जो लड़कों की तरह दिख रहा है बट उसको थोड़ा फेमिनिन कपड़े पहनना पसंद है, जिसको लाइनर लगाना पसंद है, नेल पॉलिश लगाना पसंद है, तो उसको या फिर मुझे जो कमेंट्स आते हैं ना, सो वो हमारे लिए बहुत आज भी हमको झंझोर के रख देते हैं। कई बार मेरे को अभी भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, इवन आज मॉर्निंग में भी मैंने एक कमेंट पढ़ा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पहले ये लड़का थी। आई मीन दैट गाइज ऑल्सो कंफ्यूज कि लड़का थी, मतलब उसको खुद नहीं पता कि वो किस तरीके से मुझे देखे, बट उसको मेरे को ट्रोल करना है, मेरे इंस्टा पे आके उसको बातें बनानी है। तो बस मैंने आपको बताया कि उन लोगों को हम इग्नोर करते हैं, कई बार पलट के जवाब दे देते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम पे रिप्लाई मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी मुंहफट टाइप भी हूँ, मैं कर देती हूँ रिप्लाई। सो और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई करती हूँ और बाकी टाइम मैं बस इग्नोर करती हूँ मैं, क्योंकि सेम वही थिंग कि अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर आएगा ही। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे भारत में LGBTQIA+ को लेकर कितनी अवेयरनेस है, या आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता हो कि ये भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? यू नो 2029 के बाद जो हमारा 47 वाला थिंग जो क्लियर हुआ था, उसके बाद हमें एक थर्ड जेंडर के नाम से या थर्ड जेंडर के आइडेंटिटी से हमें एक जगह फिक्स कर दिया गया था, मैन विमेन्स एंड ट्रांस विमेन्स। बट रिसेंटली एक अरविंद जी ने एक बिल पास किया है जिसमें बोला है कि एक कागज हमें बताएगा कि यू आर अ गर्ल, आई एम अ ट्रांस विमेन एंड ही इज अ बॉय। सो अरविंद जी से कहने का मेरा यही मतलब है कि एक कागज हमें नहीं बता सकता है, एक कागज ये नहीं बता सकता है कि मैं एक ट्रांस विमेन हूँ, और वो कागज जब तक ही हमारे पास रह सकता है कि जब तक हम उसको फाड़ के ना फेंक दें। सो जो भी उन्होंने वो बिल पास करने की कोशिश की है, उस बिल का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे खाना है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो आपको पता है कि पानी पीना है। तो वो कागज हमें नहीं बता सकता है कि मैं ट्रांस विमेन हूँ या फिर शी इज अ विमेन। सो ये जो भी बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस बिल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इस पे अभी भी आवाज उठा रहे हैं, एंड माय फ्रेंड एरिका इज देयर, वो इस पे एक शूट भी करने वाली है जिसमें शायद मैं भी होने वाली हूँ, और मुझे भी रिकॉर्ड करना है। मैं थोड़ी बिजी थी कॉज आई टोल्ड यू आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और सीजन था मेरा, तो मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, बट अभी मैं शूट करूंगी इसके लिए। सो उस कागज का कोई मतलब नहीं गाइस, उस कागज को फाड़ के इस तरीके से फेंक दो। अभी इस चीज को लेके प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अभी कल ही प्रेस क्लब में उसका मीटअप भी हुआ है। या तो सो दैट क्या आप वीडियो, इस बात का समर्थन करते हो कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो भी देखा वीडियो है, देखा है, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हर एक इशू पे बात हो रही है अभी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो LGBT कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पर मेरा नजरिया मानो तो मतलब जैसे आपने कहा कि एक कागज का टुकड़ा किसी की पहचान या किसी नहीं की बता। फीलिंग्स को नहीं बता सकता है। तो आपके हिसाब से ये सही है? मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया ना कि ये जो बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पेपर पे दिखाया जा रहा है कि ट्रांस विमेन सिर्फ वही है जिनकी सर्जरीज हो रखी है। अगर मैं मानती हूँ कि मेरी सर्जरी हो रखी है और सामने वाली किसी ट्रांस वीमेन की सर्जरी नहीं हो रखी है, अगर मुझे बताया गया है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है कि यू आर अ ट्रांस वीमेन, और उसके साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आप एक विमेन है, कि आफ्टर सर्जरी हमें ये टैग हम चाहते हैं तो हमें मिल सकता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करा के विमेन करा सकते हैं। अगर मैंने वो करा लिया और मेरी सामने वाली सिस्टर ने वो नहीं कराया, और उसको ये बताया जा रहा है कि आपका वो कागज कहाँ है जिसपे ये लिखा है कि आप ट्रांस विमेन है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कि एक कागज हमें नहीं बता सकता कि हमें किस तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से हमें
ट्रीट किया जा सकता है। एक कागज़ नहीं बताएगा कि हमें कैसे चलना है, कैसे अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर एक कागज़ पे लिख दिया जाए कि हम ट्रांस वीमेन हैं, तो क्या आप मान लेंगे कि हम ट्रांस वीमेन हैं? सो वही चीज़ है कि इस कागज़ से कोई लेना-देना नहीं है। जो भी अरविंद जी ने ये कागज़ ब पे ये बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे अगर आपके कागज़ पे अगर लिखा होगा और आपकी सर्जरीज़ हुई होगी, तभी एक आप ट्रांस वीमेन हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप सॉरी प्री ऑपरेटेड है वो लोग ट्रांस वीमेन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल लाइक रद्दी है हमारे लिए। हम ऐसे हमारे सामने आए, हम ऐसे कागज़ फाड़ के और ऐसे फेंक देंगे। इसका कोई लेना-देना नहीं। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब कोई लड़की या कोई लड़का अपना मतलब ट्रांज़िशन कराता है, उसके बाद जब वो कोई लड़का फीमेल की बॉडी पाता है, कोई फीमेल मेल की बॉडी पाती है, तो उस टाइम पे क्या उनको गवर्नमेंट आईडी मिलने में मतलब आसानी होती है या मिल जाती है? गवर्नमेंट का जो कोई भी कार्ड होता है, उनको मिलने में आसानी होती है, आसानी से मिल जाता है या कुछ दिक्कतें आती हैं? सो बेसिकली क्या होता है जब एक ट्रांस मैन या फिर एक ट्रांस वीमेन अपने ट्रांजिशन के लिए रेडी हो जाती है, वो खुद को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब मुझे अपना ट्रांजिशन करना है और वो एचआरटी लेना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद बेसिकली जीआईडी लेटर एंड यू नो टीजी कार्ड यानी कि ट्रांसजेंडर कार्ड चाहिए होता है, जिसके बिहाफ पे ही हम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड चेंज कराते हैं। आधार कार्ड आजकल इजीली चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने देखा है, जहाँ पे 3-4 महीने में आधार कार्ड बहुत इजीली चेंज हो जा रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शंस है कि हम अपने आधार कार्ड पे, अगर एक ट्रांस मैन है तो वो मैन करवाना चाहता है या ट्रांस मैन करवाना चाहता है, या एक ट्रांस वीमेन है जो वीमेन करवाना चाहती है, ट्रांस वीमेन करवाना चाहती है, वो उस पे डिपेंड करता है। बट इफ आई कैन से कि अगर हम अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक लड़की की तरह फील कर रहे हैं या एक लड़के की तरह मेरा भाई सामने वाला फील कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली ट्रांस मैन का टैग नहीं लेना चाहेगा या मैं ट्रांस वीमेन का टैग नहीं लेना चाहूंगी। तो वहाँ पे हमें फीमेल या मेल ही चाहिए होता है। सो उसमें ये होता है बेसिकली कि अपना जीआईडी लेटर हमारा क्लियर हो जाता है। जीआईडी लेटर तब क्लियर होता है जब आप एचआरटी लेते हुए आपको 2 साल या 3 साल अप्रोक्स हो जाता है, तो आपका जीआईडी लेटर क्लियर हो जाता है। उसके साथ हमें टीजी लेटर चाहिए होता है, ट्रांसजेंडर लेटर। सो उसमें आपको ये शो होता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी है, और जो हमारे जीआईडी लेटर्स होते हैं उसमें और भी पन्ने होते हैं जहाँ हमारे साइकेट्रिस्ट के सिग्नेचर्स होते हैं, जहाँ हमारे डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स होते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई ऐसी इसको हार्म नहीं कर रहा है जिस वजह से ये ऐसा कुछ कर रही है या कर रहा है। सो वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारी संस्था, जैसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, नास फाउंडेशन और बहुत सारे फाउंडेशन आपने भी सुने होंगे, उनके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड चेंज करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिल रहा है। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो मेरे पास बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी वेडिंग दुबई में है, हमारी वेडिंग बहरीन में है, तो मैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर पा रही। तो इस केस में ऐसा होता है कि आधार कार्ड चेंज होने के बाद हमें अपना पासपोर्ट चेंज कराने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि पासपोर्ट चेंज के टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। हमें 10th के सर्टिफिकेट्स, 12th के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, बिल चाहिए होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, एड्रेस चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो क्लियर होने में एक्चुअली हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि हम 10th या 12th की मार्कशीट इतनी ईज़िली चेंज नहीं करा सकते। उसमें हमें टाइम लग जाता है, बट आधार कार्ड आजकल 2 महीने, 3 महीने में क्लियर हो जाता है। सो ये प्रोसेस रहता है कि पहले हमें जीआईडी लेटर प्लस टीजी कार्ड चाहिए, ट्रांसजेंडर कार्ड। उसके बिहाफ़ पे हमारा आधार कार्ड तो चेंज हो जाता है, जैसे कि मेरा हो चुका है। और कोई हमारा पॉडकास्ट देखेगा तो ज़रूर उनको भी इस बारे में जानकारी या क्योंकि बहुत सारे कि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें मतलब गवर्नमेंट आईडी मिलेगी कैसे, मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि मैं मतलब कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जब मैंने आपके भी मतलब कमेंट सेक्शन पढ़े तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे वहाँ पे। या तो वहीं से मैंने कमेंट्स उठा के आपसे ये चीज़ पूछी।
तो एंड आई होप आपके फैंस को वो रिप्लाई मिल गया या होगा। एंड आप लोगों के पास ये सवाल भी होगा कि जीआईडी लेटर कैसे मिलेगा, टीजी कार्ड हम कहाँ से लाए। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीआईडी लेटर जहाँ से आप अपनी हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, जहाँ से आप अपनी एचआरटी ले रहे हैं, वही डॉक्टर आपको आपके साल 2 साल बाद आपको आपका जीआईडी लेटर दे देता है। वो देखता है कि बच्चे में ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे में ऐसा कुछ वो नहीं है कि बच्चे को माइंड से ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि उसको ऐसा कुछ करना है। तो वो आपको जीआईडी लेटर दे देता है। और टीजी कार्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो 29 टू 35 डेज में आ जाता है। अगर कोई वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं अगर वो चेंज ना हुए तो इतना ही टाइम लगता है, 35 डेज मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर वहाँ के वर्कर्स चेंज हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट टीजी कार्ड तो ऑनलाइन अप्लाई होता है एंड दैट जीआईडी लेटर आपको जहाँ से आप अपने एचआरटी ले रहे हैं आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे डेटिंग और रिलेशनशिप के बारे में। डेटिंग और रिलेशनशिप में एक ट्रांस वुमन का सच क्या है? क्या पुरुष लोग आसानी से उनकी आइडेंटिटी को अपना लेते हैं या फिर वो एक ट्रांस लेवल पे ही उस इंसान को देखते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिस जो हमसे शेयर करना चाहें आप? तो मैंने ऐसा देखा है कि कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका रिलेशन मैंने देखा है, जिनका प्यार मैंने देखा है। मुझे लगता है कि हम जितना एक सामने वाले को प्यार कर सकते हैं उतना कहीं ना कहीं जितना हम में इमोशंस है, जितना हम में हम वो हो जाते हैं कि वही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब मैंने ऐसा देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इस चीज को लेके ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हम ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए तो होगा मेरे साथ ऐसा कुछ। तो बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड्स के रिलेशन देखे हैं जहाँ पे वो स्टार्टिंग में मैसेजेस करेंगे नॉर्मली, जो मैंने उनके चैट्स पढ़े, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ मेरे साथ चला है, मेरा रिलेशन ऐसा रहा है। तो वहाँ पे बताया, मतलब पहले तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो क्वीन ट्रीट दे रहे हैं आपको, एंड सडनली थर्ड फोर्थ या फिफ्थ डे या एक हफ्ते बाद मैसेज आता है कि नीचे क्या है, क्या तुम जब करोगे तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे वो सवाल उठाया जा रहा है कि आप एक ट्रांस विमेन है या आप एक ट्रांस मैन है। यहाँ पे वो सवाल उठाया जा रहा है। अगर मेरी ट्रांस बहन या मेरा ट्रांस भाई एक नॉर्मल लड़का या नॉर्मल लड़की होती तो उससे ये सवाल आता ही नहीं कि नीचे क्या है। आप सेक्स करते हैं तो आप किस पार्ट का यूज करते हैं। सो आई कैन से कि रिलेशन को उस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है विद आर कम्युनिटी, जहाँ पे मेरे गे भाई के साथ या मेरी लेस्बियन बहन के साथ या फिर मेरे एसेक्सुअल भाई के साथ या फिर एसेक्सुअल बहन के साथ जिसको सेक्स करना पसंद नहीं है, बट सामने से उसको बंदा अप्रोच कर रहा है या बंदी अप्रोच करी कि मेरे को तेरे से सेक्स करना है और तू कौन से पार्ट को यूज करेगा या कैसे करेगी तू सेक्स। तो उस नजरिए से देखा जा रहा है, एक ट्रांस वीमेन को भी देखा जा रहा है, गे बच्चे को भी, और एक यू नो लेस्बियन को भी देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से कि आप इंटीमेट होंगे तो आप कैसे इंटीमेट होंगे, आपके नीचे क्या है, क्या आप जब सेक्स करते हैं तो आपका वो आपको कुछ फील होता है। अगर आप एक ट्रांस वीमेन है तो वो आपसे पूछते हैं कि जब आप सेक्स करते हो तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा यू नो व्हाट यू कॉल आई मीन इरेक्शन होता है। तो उस नजर से देखा जा रहा है डेटिंग जो हमारा हमारा जो डेटिंग का वो है, वो सिस्टम थोड़ा अलग है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 महीने 6 महीने साल भर अगर डेटिंग चल गई तो बहुत मुश्किल से चलती है वो डेटिंग, और उसमें बस यही होता है कि सामने वाले को एक्सप्लोर करना होता है हमें, दैट्स इट। हमारी डेटिंग लाइफ मुझे लगता है यहीं तक है। जो अच्छे रिलेशन में रहे हैं, आई कैन से दे आर लकी कि उनका पार्टनर उनको प्यार कर रहा है, बट मुझे लगता है कि हमारा डेटिंग वेटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक संबंध से ज्यादा आपका जो दिल है उससे प्यार करना चाहिए। प्यार बॉडी ही सब कुछ एक रिलेशनशिप में नहीं होती है। आपका फेस हो चाहे कुछ भी चीज हो, कि
आप सिर्फ एक चीज को देख के क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपके पास वो है तो हम आपके साथ हैं, नहीं कंफर्टेबल है। अगर आप वो चीज नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि अगर एक नॉर्मल लड़की होती तो आपके पास वो सवाल ही नहीं होता। अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं अगर एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरे को एक नॉर्मल लड़का अप्रोच करेगा, तो मेरे को वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ही नोज़ एवरीथिंग कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं। बट एज़ अ ट्रांस वीमन अगर वो मुझे अप्रोच करेगा तो उसका सवाल होगा, क्या तेरी सर्जरी हुई है? क्या तूने बूब्स इम्प्लांट कराए हैं? बट व्हाई? अगर तेरे को मेरी बॉडी से ही प्यार है तो आई एम नॉट योर टाइप। ये जो सवाल करते हैं ये ट्रांस लोग करते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग करते हैं? कई बार कि मैं थोड़ी अलग टाइप की बंदी हूँ, मैं नहीं बात कर सकती ऐसे लोगों से जो मेरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे नॉर्मली, हालाँकि मैं बात करती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास बात करने वाला होना चाहिए। तो अगर मैं किसी से बात करती हूँ, अगर उसका ये सवाल होता है, तो मैं सीधा रिप्लाई करती हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। और उसके बाद मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसका ये सवाल आया है ना, तो वो मेरे से प्यार नहीं कर रहा है, वो मेरी बॉडी से प्यार कर रहा है। एंड आई सेड कि हमारा रिलेशन यही होता है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन यही होता है कि सामने वाले को हमें एक्सप्लोर करना होता है, सामने वाले को हमें ये देखना होता है कि हम इसके साथ अगर ऑब्वियसली उनको इंटीमेट ही होना होता है। ऑब्वियसली वो इंटीमेट अगर हो रहे हैं तो क्या मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ? दैट्स इट। और यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल भर बहुत लंबा खींचे तो साल 2 साल चल जाता है। अदरवाइज़ 4 महीने, 5 महीने और साल भर ही रिलेशंस मैंने देखे कि लोगों के चलते हैं। हालाँकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टच वुड, बट मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है, बहुत सारे लोगों की कहानी देखी भी है। सोशल मीडिया पे भी मैंने देखी है कि वो अपने रिलेशन के बारे में ऐसा कुछ डाल रही है कि हमारा रिलेशन 4 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता चला है। सो मुझे लगता है कि हमारा रिलेशन यहीं तक है। और कि अगर सामने वाला सच में लॉयल है तो वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि नीचे क्या है और आपकी क्या सर्जरी हो रखी है। तो क्या एलजीबीटी कम्युनिटी में अभी सेम सेक्स मैरिज जो है उसको मान्यता मिली है? क्योंकि लोग अभी लिव इन में भी रह रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे कपल्स को देखा है। तो क्या ये मतलब नॉर्मल है या मतलब लोग क्या है इसका मतलब? तो कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है सेम सेक्स मैरिज को लेके, बट बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने, मेरी ट्रांस बहनों ने, मेरी लेस्बियंस बहनों ने या मेरे क्या बोलते हैं गे भाइयों ने किया है बहुत सारे। बट यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिली है हमें, आई मीन दे रखी है हमें, नॉट मिली कहेंगे, कहेंगे कि दे रखी है कि हम मतलब एज़ अ कपल हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, एज़ अ कपल हम कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, और एज़ अ कपल हम लिविंग में रह सकते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसके लिए हमें रोका गया है। मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं और हम ऐसे कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सो अभी ऐसा कुछ इंडिया में नहीं कोई भी क्लियर करा गया है कि ऐसा कुछ सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है अभी। क्या सेम सेक्स मैरिज में सरोगेसी कराना पॉसिबल है? जैसे कि आपने पूछा, तो इस केस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो सरोगेसी आप लाइक अगर आपका पार्टनर है तो सिर्फ अगर आप सरोगेसी करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका नाम नहीं जुड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते या फिर अगर आपने सरोगेसी करी तो उसके साथ मतलब सरकार की तरफ से ये बताया गया कि हम कि हम अपने पार्टनर का नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकते। अलाउ है, हम कर सकते हैं, बट एक ही बंदा इस चीज को कर सकता है, तो हम उसमें अपने पार्टनर का नाम नहीं जोड़ सकते कि फलाना की मम्मा मिस दिस एंड फला आई मीन उसकी डैड इज दिस, दोनों नाम नहीं आ सकते उसके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या कहीं भी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी साथ-साथ सेक्शन 377 हटने के बाद ग्राउंड लेवल पे क्या बदलाव आए हैं? सेक्शन 377 हटने के बाद ग्राउंड लेवल पे यही बदलाव आए कि हमें जो हमें थर्ड जेंडर का एक नाम दे दिया गया, कहीं ना कहीं नॉट दैट मच, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी एक्सेप्टेंस मिल गई है। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वीकार कर लिया गया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही किया गया है। और
मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम आज भी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो उस नज़रिए से हमें देखा जाता है कि आप एक ट्रांसजेंडर है, आप फीमेल डब्बे में नहीं आ सकते। और आप एक ट्रांसजेंडर है तो आप मेल डब्बे में क्या कर रहे हैं, जाके ट्रांस वाले आई मीन फीमेल वाले डब्बे में जाके बैठिए। तो हमें अभी भी वो एक्सेप्शंस नहीं मिली है। अभी भी मुझे भी कई बार कि जिन लोगों को पता चल जाता है, कहीं न कहीं देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोगों को नहीं पता चलता है। कहीं न कहीं मुझ जैसे यू नो लोगों को पता चल जाता है, जो मेरे भाई-बहन हैं या फिर मेरी कम्युनिटी से, या आम लोग को भी पता चल जाता है कई बार। कई बार अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी मर्दाना निकल जाती है। सो वहाँ पर मेरे को पहचान लिया जाता है, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा लड़खड़ा दिया जाता है कि आप फीमेल में जाइए, बट आप फीमेल में क्या कर रहे हैं, आप मेल में जाइए। तो अभी भी वो एक्सेप्शन नहीं मिली, या तो मैं दोनों डब्बे के बीच में खड़ी हो जाती हूँ जिस तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है, या फिर मैं अपने कंफर्टेबल यानी कि मैं लड़कों के सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं फीमेल डब्बे में जाके बैठूँ। तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है, मतलब अभी भी उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि अगर एक ट्रांसजेंडर है, तो आप फीमेल डब्बे में भी नहीं बैठ सकते और मेल डब्बे में भी क्यों आ रहे हैं? कि कहने का मतलब ये है कि आप लड़की दिख रहे हैं तो आप फीमेल डब्बे में बैठिए, और फीमेल डब्बे में जाते ही लड़कियाँ कहती हैं कि दीदी आप इधर नहीं बैठ सकते, आप मेल वाले में जाइए। ये बोला जाता है अभी भी। यानी कि हमें लड़खड़ा दिया गया है कि हम कहाँ जाएँ? ना उधर गिनती हो रही है। तो बस मुझे लगता है कि ये सेक्शन 377 बस एक लेबल दे दिया गया है कि आप एक ट्रांसजेंडर है, बट एक्सेप्शन नहीं मिली है। आज भी मैं लड़ रही हूँ, आज भी मैं बाहर जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने गली के 2 कदम निकलते जब वो शॉप वाला मुझे हर रोज़ बोलता है कि मतलब वो मुझे लिटरली बोलता है भाई, मुझे बोलता है वो हिजड़ा, छक्का, निकल पड़ी काम पे ये वो, बट मैं इग्नोर करती हूँ, तो मुझे आज भी उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे जो लोग नहीं पहचान रहे, उसको लगता है कि मैं लड़की हूँ। बट जो लोग मुझे पहचान पा रहे हैं, उस दुकान वाला मुझे पहचान पा रहा है क्योंकि उसने मुझे लड़के से लड़की बनते हुए देखा है। यानी कि लड़के से लड़की इन द सेंस कि मैं लड़की ही थी, बट मैंने खुद को चेंज हुई हूँ, तो उसने मुझे देखा है, इसलिए वो मुझे ऐसे बोलता है। तो कहाँ है एक्सेप्टेंस? वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो तो मुझे आज भी यही बोल रहा है। इवन कल भी जब मैं एरिका के घर आ रही थी, तो उसने बहुत गंदे शब्दों में बोला कि निकल पड़ी काम पे, एंड मैंने बस इग्नोर किया। 2015 से पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग अपनाते नहीं थे, मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को। और आज देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, लोगों ने कहीं न कहीं एक्सेप्ट भी किया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में और क्या बदलाव हो सकते हैं? अब ये देखा जा रहा है कि जो हम लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ट्रांस विमेन के साथ, एक ट्रांस मैन के साथ, ये गे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है और आप उस चीज़ पे सवाल नहीं उठा रहे। आप चाहे तो अपनी स्टोरीज़ पे डालिए, चाहे तो उस पे कमेंट करिए, चाहे तो उस चीज़ को बताइए कि हम आपके साथ हैं, और आप देख के पीछे पलट जाते, स्क्रॉल कर देते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। कई बार मुझे भी ऐसा बोला गया है कि आप अगर एक ट्रांस विमेन है तो आप अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ ट्रांस विमेन, आप नॉर्मल एक भाई नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे दिखाना है कि अगर मैं एक ट्रांस विमेन हूं तो मैं अपने लिए लड़ रही हूँ और अपने भाई बहनों के लिए भी लड़ रही हूँ। कि जिसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है जो अपने माँ बाप को बता रहे हैं, उनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लुक एट आरवी, ही वाज सो टैलेंटेड, और उसने 15वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी कॉज ऑफ हिज टीचर। उसके टीचर ने उसको, जब बच्चे उसको बुली करते थे, जब उसने आवाज उठाने की कोशिश करी, तो उसके टीचर ने भी उसकी साथ नहीं दी और वो बच्चा 15वीं मंजिल से कूद गया। अभी भी मैं प्राइड में उसकी मम्मा से मिली। आज भी आज भी वो मम्मा अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। आज भी हर दिन वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है। 4 साल हो गए इस बात को। आई डोंट नो व्हाट कैन आई से। नहीं मिला है कहीं एक्सेप्शन, कहीं नहीं मिला है। वो हमें उस नज़रिए से देख रहे हैं, आज भी हमें बोल रहे हैं, बहुत सारे सवालों से बोल रहे हैं कि बच्चा
सहम जाता है, डर जाता है, वॉशरूम्स में बंद होके रोता है, रात को जब वो अकेला होता है तब वो रोता है, वो मेट्रो में कहीं उसको एक खाली सीट मिल जाती है, वो वहाँ बैठ के रोता है या रोती है। तो कहाँ, कहीं नहीं एक्सेप्टेंस मिली हमें। तो थोड़े, जो आपने पूछा कि आगे आपको क्या लगता है, बट हाँ, जिस तरीके से हम लड़ रहे, जिस तरीके से हम कर रहे, जिस तरीके से हम हर साल नवंबर में दिल्ली में अपनी प्राइड मार्च, नवंबर के लास्ट संडे को हम अपनी प्राइड मार्च निकालते हैं, जिसमें हम अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, ये चीज़ हमें करनी है और हम करेंगे। और हम जब तक सड़कों पे उतरेंगे, जब तक आप हमें प्यार ना कर ले, जब तक आप हमें एक्सेप्ट ना कर ले। 10 सालों में कुछ तो बदलाव आएगा और हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप कितना भी रोक लीजिए, कितना भी हमें बांधने की कोशिश कर लीजिए, बट हम इसी तरह हर साल नवंबर के महीने में दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो प्राइड मंथ भी आ रहा है। या जी। प्राइड मंथ भी आ तो रहा है। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए अगर आपको कोई कैंपेन चलाने का मौका मिला, तो आप किस मुद्दे पे कैंपेन चलाएँगे? क्या मुद्दा होगा वो? क्या मुद्दा होगा? ओके, सच अ नाइस क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर मेरे को कोई कैंपेन चलाना होगा तो मेरा यही रहेगा कि हम जिस तरीके से अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, उस तरीके से हमें एक्सेप्ट कर ले, उस तरीके से। और मेरा नाम, मैंने सोचा भी था अभी कुछ दिन पहले कि अगर मैं ऐसा कुछ वो करूँगी तो मैं अपने उसका नाम रखूँगी हर घर ट्रांसजेंडर, लाइक लाइक दैट, ऐसा कुछ, मतलब मैंने ऐसा फनी वे में ही सोचा था, हर घर ट्रांसजेंडर। सो हर घर में एक बच्चा है, नॉट हर घर में, अगर 50 घर है तो 30 घर में ट्रांसजेंडर्स या गे मेरा भाई या लेस्बियन मेरी बहन या बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल या कोई ना कोई मेरी कम्युनिटी से एक बच्चा है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो इस चीज के लिए गलत कदम उठा रहा है, उठा रही है, वट एवर कुछ भी। तभी मैं, अगर मेरे को ऐसा कुछ मिला तो मैं यही आंदोलन चलाऊंगी कि हर घर, दिस इज फनी वे बट या, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट मैं अगर आवाज उठाना चाहूंगी तो मैं इसीलिए उठाना चाहूंगी कि जो जिस घर में ऐसे बच्चे हैं उसको एक्सेप्ट करे। उस आप सबसे पहले ये देखें ना कि कि आई मीन मेरा बच्चा ट्रांस मैन, ट्रांस वीमेन, गे या बाइसेक्सुअल नहीं है, मेरा बच्चा है। वो सब देखने से पहले आप ये देखिए कि मैं अपने बच्चे को प्यार कर रही हूँ। तो अगर मेरे को आंदोलन चलाना होगा या कुछ ऐसा करना होगा तो मैं इसी चीज के लिए आवाज उठाऊंगी कि हमें एक्सेप्ट करे। और ऑब्वियसली मेरी कम्युनिटी से हर बच्चा यही चीज के लिए कदम उठाएगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आज के पॉडकास्ट का मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि जो लोग अपनी फीलिंग को दबा के रखते हैं और जो एक्चुअल में फील करते हैं, वो खुल के अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से नहीं बता पाते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि मैं आपको एक लाइफ का लेसन दे रही हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि मेरी तरह अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या मेरे से भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो दुनिया, जनता, आस पड़ोस के लोग, आप अगर कुछ अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं तो आपको पकड़ के नीचे गिरा देंगे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गलत ही बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को प्यार करना है। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्यार कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं दुनिया में। और रही बात अपने घर वालों को बताने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपको पकड़ के खींच के गिरा दिया जाएगा कि अच्छा कैसे कर रहा है, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। गंदे कमेंट्स करेंगे आपके पोस्ट पे, या फिर आपके ऑफिस जाते टाइम आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करना है तुझे, ये तू अच्छा कैसे। और ऑब्वियसली और हर इंसान, कभी भी कोई इंसान गंदा या गलत करने की नहीं सोचता है, इंसान से हो जाती है गलती। और रही बात कि आप अपने फैमिली में कैसे एक्सेप्ट करा सकते हैं कि इफ़ यू आर ट्रांस वीमेन, इफ़ यू आर गे और बाइसेक्सुअल समथिंग, तो आप खुद को एक्सेप्ट करिए, प्यार करिए। और उसके बाद कई बार अगर आप एक ट्रांस वीमेन है, आप एक लड़का दिख रहे हो, तो कई बार आप ऐसे बोल दीजिए कि मम्मा मैं खा लेती हूँ, एंड उसके बाद आप ऐसे एकदम से चौकन्ने हो जाए कि ये क्या बोल दिया मैंने। कई बार उनको ऐसा फील कराए कि मुझे, अगर मैं चल रही हूँ या मैं ऐसे मटक रही हूँ, लचक रही हूँ, तो मुझे पसंद आ रहा है ये, तो उनको लगे। और एक्सेप्ट जब आप खुद को कर लेंगे तो आप अपनी फैमिली को धीरे धीरे बता दीजिए। और अगर आप गे हैं
और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बताना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो जिस लड़के को आप पसंद करते हैं उसकी फोटो दिखाइए, मम्मा ये लड़का कैसा है और मम्मा ये कितना स्मार्ट है ना, मुझे अच्छा लगता है। सो उनको ऐसा दिखाइए कि मैं एक लड़का होकर एक लड़के को पसंद कर रहा हूँ, या अगर मैं कि एक मैं ट्रांस विमेन हूँ तो मुझे लड़के पसंद है, मुझे लड़के पसंद है, मैं अपना अगर ट्रांजिशन कर रही हूँ तो कई बार आप ऐसे बोल दीजिए कि मम्मा मैं खा लेती हूँ ना, आप रख दीजिए इधर। तो अगर आप एक लड़का दिख रहे हो और आप ऐसे बोले तो आपकी मम्मा को लगेगा कि ठीक है यार, मतलब अगर ऐसा बोल रही है तो कहीं ना कहीं तो उसको होगा कि वो अंदर से फील करिए, उसके अंदर से निकला है, ये वो बोल नहीं रही है, वो कर नहीं रही है। सो बस मैं यही लेसन देना चाहूंगी कि आप लोग खुद से प्यार करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए, दुनिया जाए भाड़ में। थैंक यू सो मच आयत, आपके साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। थैंक आई यू होप सो ऑडियंस मच को भी मैम, पसंद आई थैंक होगी। यू, थैंक यू सो मच अपना थैंक कीमती यू, समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू मैम।